आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी ने केंद्र पर पैसे नहीं देने का लगाया आरोप। बोली, हम भीख नहीं मांग रहे, आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। चाय वालों की एक अफवाह ने रेलवे ट्रैक पर बिछा दी लाशें। जलगांव ट्रेन हादसे की दर्दनाक कहानी। मंत्री नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर हमले का उड़ाया मजाक। एनसीपी-एससीपी ने दिया जवाब। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आम आदमी पार्टी द्वारा धन वितरण का लगाया आरोप। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा अगले 5 साल में हमारी टॉप प्रायोरिटी युवा। बिहार के अफसर के घर रेड में मिले 2 बेड भरकर 500 के नोट। गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। अब समाचार विस्तार से। अलीपुरद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर तीखा वार किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार हमें धन आवंटित नहीं कर रही है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आत्मसम्मान के साथ लड़ रहे हैं। आप लोगों ने समझा कि बांग्ला का बाड़ी जो हमने बनाया 12 लाख लोगों को हम लोगों ने आधा रुपया दे दिया और आधा रुपया दिसंबर महीना में मिल जाएगा। और जो 16 लाख लोग हैं उसको अभी बाकी है, उन्होंने उसको फर्स्ट फेज मिल जाएगा दिसंबर महीना में, सेकेंड फेज मिल जाएगा 26 का जून में। और इसका बाद अगर कुछ रहेगा तो भी हम फेस टू फेस हम देख के इंक्वायरी करके हम कर देंगे। अब चिंता मत करो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अधिकार का साथ लड़ाई करते हैं, इज्जत का साथ लड़ाई करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। इन 13 लोगों में 7 की पहचान हुई है, वहीं 3 का शरीर पूरी तरह से कट गया है, जिनकी पहचान होना बाकी है। मरने वालों में कुछ बॉडी के सर तो कुछ बॉडी के अन्य भाग न मिलने से पहचान में बाधाएं आ रही हैं। जलगांव जिले में हुई रेल दुर्घटना के संबंध में पचोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अरे कल 4:30 पौने 5 बजे के दरमियान ये हादसा यहाँ पर हुआ था। कर्नाटक एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। तब पुष्पक एक्सप्रेस में जो मुंबई तरफ जा रही थी उसमें किसी ने कहा, वो कहते चाय वाला था, उसने कहा कि भाई ट्रेन में आग लग गई है। तो लोग घबरा गए, किसी ने चेन पुल भी कर दिया, गाड़ी रुक गई, ट्रेन से लोग नीचे उतर आए। सामने से कर्नाटक एक्सप्रेस जा रही थी, किसी का ध्यान नहीं था। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब क्लाउडी एटमॉस्फेयर भी था, क्लाइमेट ऐसे ही था। तो कर्नाटक एक्सप्रेस से टकराकर 13 लोग करीब इनकी डेथ हो गई है। 13-12 लोग जो है, 13-14 लोग वो घायल है, घायलों के ऊपर इलाज चल रहा है, वो सब आउट ऑफ डेंजर है। 13 लोगों का वैसे 10 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उसमें 4 नेपाल के हैं, 6 उत्तर प्रदेश के हैं, गोरखपुर जिले से इनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अभी थोड़ी देर में उनका पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया है, थोड़ी देर में आधे घंटे में वो गोरखपुर के लिए निकलेंगे। और जो नेपाल के लोग हैं उनके रिश्तेदार पुणे में है, मुंबई में है, तो वो वहां जाकर उनका फिनरल करेंगे। इसमें जांच होने वाली है इसमें? बिल्कुल हाई लेवल से जांच इसमें होने वाली है। लोग कहते हैं, किसी ने कहा कोई चाय वाला था, उसने कहा कि ट्रेन में आग लग गई, इसलिए किसी ने चेन पुल कर दी डर कर। फिर उसके बाद में लोग नीचे सब कूद पड़े, बड़ी संख्या में लोग नीचे थे। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अच्छा मतलब 13 ही लोगों पर तक ये बात सीमित रही। बताने वाले जो बता रहे थे मुझे, यहाँ पर जो इनके रिश्तेदार थे या ट्रेन में बाकी लोग थे, वो कह रहे थे भाई 400-500 लोग नीचे आ गए थे, 300-400 लोग नीचे आ गए थे। ऐसे उनका ट्रेन खड़ी होने से ये लोग डर गए, बाजू के ट्रेन वाले भी नीचे आकर देख रहे थे। अच्छा हुआ कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। और मैं ऐसे ही कहूंगा, क्योंकि 13 भी संख्या कम नहीं है, लेकिन और भी बड़ा हादसा हो सकता था, उससे हम लोग बच गए। और अभी जो इंजर्ड है, जो पाचोराम में है, कुछ जलगांव में लाया गया है उनको,
पूरी सरकार की तरफ से उनके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। जो भी ऑपरेशंस है, दवा है, जो भी है वो सरकार यहाँ पर करेगी। जो जिनकी डेथ हो गई है उनके रिश्तेदारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर हुए हमले का मजाक उड़ाया। राणे ने कहा है कि सैफ अली खान को सही में चाकू लगा था या एक्टिंग कर रहे थे। इतनी जल्दी कैसे अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, इस पर मुझे शक है। राणे ने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी मुंबई में क्या कर रहे हैं, देखो इनकी हिम्मत। सैफ अली खान के घर में घुस गए, शायद वो सैफ को लेने आया है। अच्छा है, कचरा हटा दिया जाना चाहिए। अब इस पर एनसीपी एससीपी का बयान सामने आया है। देखो, राणे साहब को मुझे ये कहना है कि ये जो लोग आए थे, ये 6 महीने 7 महीने में बांग्लादेश से इंडिया में आए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हमको ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत है, आर्मी में रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए नीतीश भाई को विनती है कि यहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के बजाय राजनाथ सिंह साहब को मिलो, उनको विनती करो कि लड़कों की लोगों की भर्ती आप डिफेंस में करो, आर्मी में करो, बॉर्डर सिक्योरिटी में फोर्स में करो, और वो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो जरा स्ट्रांग करो। उसी के बाद मुझे लगता है कि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जरा कम हो जाएंगे। डीसीएम अजित पवार भी डीसीएम सर ने भी नारायण राणे के ऊपर टिप्पणी की है, नीतीश राणे के ऊपर, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या कहे थे अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, देखो, ये सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं ना नीतीश भाई। अगर सीरियसली उनको सोचना है कि इशू लॉन्ग टर्म अगर सॉल्व करना है तो बॉर्डर पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने बॉर्डर पे जरा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, हम भी कह रहे हैं कि इंडियन फर्स्ट, कि अगर नौकरी हो, कोई भी संधि हो, सरकार की योजना हो, इंडियंस को मिलनी चाहिए। इंडियंस में सब समाज के, सब धर्म के लोग आते हैं। ये बाहर से अगर कोई आ रहा है इंडिया में और उनको वहां पे संधि दी जाती है, और या वो अगर वहां पे क्रिमिनल पद्धति से वहां पे अगर एक्ट कर रहे हैं, तो इंडियंस की जिम्मेदारी नहीं है। और बॉर्डर सिक्योरिटी में वहां पे हम कम पड़ रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। सैफ अली खान पर हमला अब एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है, जिसके बाद बांग्लादेश से आए लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल देखा गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में कुछ गलत करेगा तो क्या सारे भारतीय गलत होंगे। अब उनके इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। फारूक अब्दुल्ला साहब घुसपैठी और प्रतिभा के बल पर विश्व में अपना परचम लहराने वालों में कोई फर्क नहीं दिखता आपको? ये वोट बैंक की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता देश भर में फारूक अब्दुल्ला जैसे इंडी गठबंधन के सहयोगियों के मन की बीमारी को स्पष्ट करती है। आप विश्व भर में बैठे भारत के अप्रवासी नागरिकों का अपमान कर रहे और कि उनकी तुलना एक बांग्लादेशी घुसपैठिए से कर रहे। क्या रिश्ता है बांग्लादेशी घुसपैठिए से आपका? क्यों आप उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं? क्यों एक बांग्लादेशी घुसपैठिए के पीआरओ की भूमिका आप अदा कर रहे हैं? ये इंडी गठबंधन के सभी दलों, फारूक अब्दुल्ला सहित सभी दलों की मानसिक दिवालियापन की निशानी। शिवसेना युवती सांसद संजय राउत ने मांग की है कि बाला साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने शिवसेना की स्थापना की है और मराठी लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आदरणीय बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा व्यक्तित्व रहा इस देश में जो किसी का मोहताज नहीं रहा। वो अपने आप एक हिमालय की तरह सह्याद्री से भी ऊपर उनकी लीडरशिप रही। महाराष्ट्र में मराठी मानुस को स्वाभिमान से जीने के लिए उन्हें संघर्ष किया, शिवसेना की स्थापना की। वो शिवसेना 50 साल हो गया, आज भी है। मोदी शाह ने बहुत कोशिश की बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तोड़ने की, तोड़ी भी है, और ये लोग आज ट्वीट करके बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा ढोंग है। जो लोग मोदी जी और शाह जी जैसे, एकनाथ शिंदे जैसे, देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग अगर बाला साहब ठाकरे जी को ट्विटर के ऊपर उनके सम्मान की बात करते हैं, वो ढोंग कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का जो प्राण है वो शिवसेना है, उनके ऊपर आपने हमला किया है।
आपको शर्म आनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व पूरे देश ने माना है। हिंदू हृदय सम्राट थे, महाराष्ट्र के हृदय सम्राट थे। ऐसा नेता फिर इस देश में, इस मिट्टी में जन्म नहीं लेगा। हम सब उनके ऋणी हैं, हमारे जैसे लोगों को। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर रोजाना हो रहे हमलों के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सिनेमा के 3 बड़े कलाकारों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अभिनेता राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को धमकी दी गई है। सूत्रों का दावा है कि तीनों कलाकारों को मिले धमकी भरे ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है। टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है। विष्णु गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, इनके फोटो उसमें अटैच किए गए हैं। जैसे पास्ट में उनकी हत्याएं हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एफआईआर हमारे पास दर्ज है। मामले में सिर्फ जान से मारने की धमकी थी, एक्सटॉर्शन का कुछ अमाउंट भी था, उनकी क्या मांग थी? अभी तो फिलहाल जान से मारने की धमकी दी गई है, लेकिन हो सकता है आगे उसमें और कुछ एस्टेब्लिश हो जाए, रिकॉग्नाइज हो जाए। उसमें हम नोडल ऑफिसर की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीम राजपाल को मेल गई थी जिसमें कपिल शर्मा को उनके संबंधित दोस्तों और रिश्तेदारों को धमकी दी गई थी। इस मामले में कुछ लोगों का बयान दर्ज किया गया है अब तक पुलिस की तरफ से। हाँ, राधिका राजपाल यादव का बयान दर्ज किया गया, जिनको ये मेल जिन्होंने देखा था। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शराब प्रभावित पार्टी जिसे आप आम आदमी पार्टी कहते हैं, हमने देखा है कि कैसे इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे वाले शहर को नष्ट कर दिया और इसे कूड़े के ढेर में बदल दिया है। आपने ये सुना, ये नरेला के सिटिंग एमएलए हैं शरद चौहान, जो वार्ता कर रहे हैं किसी से और बता रहे हैं कि मनीष के साथ ये बैठे थे जब नायर शराब पॉलिसी लाया, उसके ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने मनीष को कहा कि भाई ये मत करिए, ये क्षेत्र में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हर क्षेत्र में ये शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के पैसे कहाँ से आएंगे। ये बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको सुना रहा हूँ। अभी आप सबके पास ये रिकॉर्डिंग भेज भी रहे हैं हम। भाई हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। फिर ये आगे शरद चौहान बोलते हैं कि उसके बाद गुजरात का इलेक्शन लड़ा, गोवा का इलेक्शन लड़ा तो पैसे यहीं से आए, उसके बाद अब पंजाब से आ रहे हैं, इससे पहले तो शराब के ठेकों से आए। ये शरद चौहान के शब्द हैं आपके सामने। फिर बोला कि मुझे मनीष ने कहा कि तुम भी सेटलमेंट कर लो 2 कंपनियों से, तुम्हारा भी खुलवा देते हैं। बोले मैंने अजेश के साथ मिलकर प्लान भी बना दिया, लेकिन फिर मैं बच गया, मैंने नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी जेल में होता। ये इनके शब्द हैं। मैं भूपेश जी रिकॉर्डिंग सबको आप ग्रुप में डाल दीजिए ताकि सबके पास ये आ जाए। आपके सामने है, सिटिंग एमएलए है, फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा और आप दोनों आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांट रहे हैं। दीक्षित ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के सबूत भी हैं कि भाजपा के प्रवेश वर्मा पूर्वी किदवई नगर में पैसे और कंबल बांट रहे हैं और इसी तरह आम आदमी पार्टी कालीबाड़ी इलाके में वोटर्स को 1000 रुपए बांट रही है। देखिए, ये बात सही है कि पैसा बंट रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रवेश जी क्यों पैसा बांट रहे हैं। मैं भी बार बार इस चीज़ को इसका उल्लेख कर रहा हूं। जब आदमी हारता हुआ दिखता है चुनाव और लगता है कि वो कोई विकास की बात नहीं कर सकता तो ये होगा। और न केवल पैसा बट रहा है बल्कि कंबल बट रहे हैं, रजाई बट रहे हैं। कल मैं फिर ईस्ट किदवई नगर में था और ये वहाँ के लोगों ने दिया। ये उनके प्रवेश जी जो हैं इस पर अपना ये पता नहीं बेडशीट है क्या है वो बांट रहे हैं। ये कवर वहाँ के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिखाया कि उसी दिन या एक दिन पहले, मतलब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है, नॉमिनेशन फाइल हो गए, एक्सेप्ट हो गए, उसके बाद ये चीज़ जो है बांटी गई है। मैंने एक तस्वीर भी इसके पहले दिखाई है और मैं तस्वीर भी चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ, जिसमें आप इसको देख सकते हैं।
यही चीज़ें वहाँ ट्रक से निकाल के मेरे सामने जो है इसको रखा जा रहा था। तो जूते बट रहे हैं, ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार कंप्लेंट गई है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। मैं प्रवेश जी से भी कहूँगा भाई आप मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, आप विकास पर लड़ाई लड़िए, लेकिन संजय सिंह जी से भी एक सवाल है। कल मेरे कुछ लोग, हम लोग जहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे कालीबाड़ी के इलाके में, वहाँ हमारे कुछ लोगों ने कहा कि एक क्लस्टर के आसपास कुछ महिलाएं जा रही थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पुलिस रात 10 बजे हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी करती है क्योंकि किसी ने कहा है कि संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या पुलिस को रात में किसी के घर में घुसने और बिना नोटिस, बिना समन, बिना एफआईआर के छापेमारी या जांच करने का अधिकार है? हमने चुनाव आयोग से समय मांगा था, 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन हमें समय नहीं मिला और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है? क्या पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना एफआईआर के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव बचा? नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। पंजाब से इतनी गाड़ियां यहां आई हैं, वे लोगों को शराब और पैसे दे रहे हैं, यहां के मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। कल दिल्ली पुलिस ने इस पर जवाब मांगा है। लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। संजय सिंह बार बार आपको लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटर को धमका रहे हैं, कंप्लेन करके उनको कैंपेन करने से रोक रहे हैं विरोधियों को। देखिए, पंजाब के एक हफ्ते में इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, हजारों गाड़ियां, और वहां के मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सारे काउंसलर, सारी पार्टी, वो यहाँ पर आके लोगों को शराब दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं नकली चाइनीज कंपनी के, तो यहाँ के वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कल जो है दिल्ली पुलिस ने भी जवाब मांगा है कि किन किन लोगों को सुरक्षा दी है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो आ सकते हैं, कार्यकर्ता अपने चुनाव में काम कर सकते हैं सारी पार्टी के, मगर यहाँ के शराब और पैसा तो नहीं बांट सकते। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियां पैदा करने की होगी। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दिल्ली में गली गली घूम रहा हूं, जनता के लिए हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसमें मुझे बहुत पीड़ा होती है, हमारे बच्चों के पास आज रोजगार नहीं है। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूँ, गली गली में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफी काम किया। लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं, उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने मुख्यमंत्री आतिशी के पत्र पर कहा कि मुझे नहीं पता कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इनका एकमात्र मकसद मुद्दों से भटकाना है। मैं कालकाजी के लोगों के बीच हूं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। वे किसी भी हिंसा या रमेश विधुड़ी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। लोग भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों से नाराज है। देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है, एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालकाजी की हर गली में हर समय हूं,
लोगों के बीच में हूं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालका जी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है। बिहार में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास समेत कई ठिकानों पर सुबह से बिहार विजिलेंस टीम की छापेमारी चल रही है। उनके घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया और समस्तीपुर समेत अन्य ठिकानों पर विजिलेंस की 4 टीमें छापेमारी कर रही हैं। समस्तीपुर में भी छापेमारी चल रही है। दरअसल समस्तीपुर में डीओ का ससुराल है। ये रेड बिहार स्पेशल सर्विलेंस यूनिट के एडीजी पंकज कुमार दरात के निर्देश पर की गई है। उनके ठिकानों से करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। रकम इतनी ज्यादा है कि गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। अब शिक्षा विभाग के कई और अधिकारी भी विजिलेंस के रडार पर हैं। करोड़ों की नकदी के साथ ही उनके ठिकानों से चल अचल संपत्ति कागजात भी बरामद किए गए हैं। ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन और छापेमारी अभी भी जारी है। जिला शिक्षा अधिकारी के घर से इतनी रकम बरामद हुई कि गिनना भी मुश्किल होता जा रहा है। सुबह से छापेमारी लगातार जारी है। किसी को भी घर के अंदर जाने या भीतर से बाहर आने की परमिशन नहीं है। पिछले कई घंटों से विजिलेंस की टीम उनके घर पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड हैं। उनके कार्यालय में भी ये छापेमारी चल रही है। वहीं आपको एक बात और बता दें, रजनीकांत प्रवीण पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी हैं। उनके 3 से ज्यादा ठिकानों पर विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है। उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई चल रही है। बिहार के मोकामा में सोनू मोनू से गैंगवार के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। एक तरफ जहां छोटे सरकार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो वहीं स्थानीय सियासत में भी सिंह बुरी तरह से फंस गए हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मोकामा से 4 बार के विधायक अनंत सिंह फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। यहाँ लोग काटने के लिए आए, हम पुलिस में उसको भेज दिए। पुलिस उतना दरोगा नहीं लिया, दरोगा उससे बिकल है, नहीं मदद किया जनता के। तो हम गए कहने के लिए, हम भी ओरा हाले खाना खाए गए थे, वो हमरो भी हाले आया है। हमकी चिंजन हो गया, पहले से उसको मतलब नहीं था। वो विरोधी ललनमा सुरजा का आदमी है, किरनापड़ के किरनापड़ है। सोनू मोनू गिरोह के तरफ से उधर कब्जा किया गया है घर पर। कहा जा रहा था कि आप उसको छुड़वाए हैं, फिर भी वहाँ पर गोलीबारी चली कल शाम। किसको छुड़वाए हैं? मतलब जिसके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं सोनू मोनू गिरोह। नहीं, वो सब कब्जा उब्जा कुछ नहीं रहा। जहाँ था कबाड़ी वाड़ी खुल गया, कुल जनता अपना अपना जगह पर है। तो उनके तरफ से गोली चली थी दादा कल। कहा तो नहीं, 2 आदमी बोलबे ले कि जाओ बुला के लाओ, कहेंगे कि ऐसा जुलूम कहा करता है, तो गोली चला दिया आदमी पर। आप पे भी चला? हमें तो खैर रोड पर खड़ा थे, तो गोली जब चला तब आदमी हमरो तरफ से जो था अपन आदमी बचाव में गया। कौन है वो लोग? कहा उनके फादर कह रहे, पिताजी कह रहे हैं कि हम लोग आपके साथ थे, लेकिन अब वो लोग आपसे अलग हो गए हैं। के? उनके पिताजी जो है कहियो हमारा साथ नहीं थे। किडनैपर हमारा साथ रहबे नहीं करता है। चोर किडनैपर के हम साथ कभी नहीं रहते। क्या क्रिमिनल है वो दोनों सोनू मोनू? क्रिमिनल है तो क्या है? कोर्ट में बाढ़ में कौन हत्या करवाया था, कौन किया था? आप लोग नहीं जानते, पत्रकारी छोड़ दीजिए। के है सोनू मोनू, वो नहीं जानते। किडनैपर है, चोर है। हाल किडनैप ले पकड़ाया है, हाल जेल से छुटा है। थाना क्या दबाव में है क्या उन लोग के? थाना से कुछ साठगांठ कहा तो रहे कि कुर्सी थाना के वीडियो बना ले है, नहीं हटेंगे हम, कर दिया जेल जाएंगे। बोले कहाँ दिक्कत है, जिला भर नहीं गया कि हम जाएंगे तो जिला में कोई जेल बनना पड़ेगा सरकार के। कनाडा में छात्रों के स्टडी परमिशन एप्लीकेशन के अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। ये सीमा दुनिया भर में वहां पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों के लिए बताई गई है। 2025 में कनाडा में विदेशी छात्रों के पढ़ने के लिए 5,05,162 एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल किए जा सकेंगे। विदेशी छात्रों के लिए इस अधिसूचना को हाल ही में कनाडा गजट में प्रकाशित किया गया था। इस प्रसंस्करण सीमा खत्म होने के बाद IRCC को पढ़ाई से दिया गया कोई भी स्टडी परमिशन एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करने के बाद उन्हें इसका रिफंड वापस भेज दिया जाएगा।
हालांकि अध्ययन परमिट एप्लीकेशन को कुछ कैटेगरीज में तय की गई सीमा और शर्तों से छूट दी गई है, जैसे कि ये छूट उन आवेदकों पर लागू होती जो मौजूदा समय में वहां किसी नामित शैक्षणिक संस्थान में उसी स्तर की पढ़ाई के लिए परमिट चाहते हैं और उसे रिन्यू करना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के पास उनके शहर या क्षेत्र से जुड़ा एक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए जहां से वो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स की संख्या दिसंबर 2023 तक 10 लाख से ज्यादा थी। वहीं 2022 में कनाडा ने 184 देशों से 5.5 लाख नए स्टूडेंट्स को वहां एंट्री दी थी। कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में इसमें सबसे बड़ा सोर्स था। यहाँ 2.2 लाख नए स्टूडेंट्स थे। इसके बाद चीन में 52,000 के आसपास नए छात्र वहां पढ़ने के लिए गए थे। कनाडा की ओर से विदेशी स्टूडेंट्स का बढ़ता अस्थायी निवास, वहां उनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए कनाडाई सरकार ने पिछले साल जनवरी में सीमाओं के बारे में चर्चा की थी। 2024 के लिए स्टूडेंट्स परमिट से लगभग 3,60,000 स्टडी एप्लीकेशंस को शामिल करने की उम्मीद थी। हालांकि इस संख्या में 2023 से 35% की कमी की गई थी। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।